नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दीवानगी की हद तक का एपिसोड 6 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने एपिसोड 5 अपने वीडियो में डाल रखे हैं। वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में जाके आप एपिसोड 5 तक देख सकते हैं। आज हम एपिसोड 6 की कहानी आपको सुनाएंगे। एपिसोड 5 में पिछले हुआ था कि जो राहत थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वंश उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसको ना चाह कर भी उसको इस तरह से छूता था जिससे उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, पर बेबस राहत कुछ कह नहीं पा रही थी। वंश उसे ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर रहा था। वह उसके बेडरूम में जाता है, बेडरूम में भी उससे बुरी हरकतें करता है। यह देख कर के राहत बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन राहत के रूम से एक वह किताब पाता है जो ब्लैक नाइट की होती है। उसके बारे में पूछता है तो राहत उसके बारे में पॉजिटिव ही बातें बताती है, लेकिन उसमें एक बात जो नहीं होती है, वो लिखा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, तो गर्लफ्रेंड नहीं होती है। राहत की ऐसी बात सुनकर वंश कहता है, उसकी गर्लफ्रेंड है, तुम क्या जानती हो? राइटर क्या जानता है? वह राइटर के बारे में बहुत भला बुरा कहता है, और उस राइटर के साथ वह क्या करेगा ये देखने के लिए आपको हमारे वीडियो में जाना पड़ेगा। चलिए हम आपको एपिसोड 6 की कहानी सुनाते हैं। यहाँ पे डाइनिंग टेबल का सीन दिया गया है, जिससे राहत उससे 2 चेयर को छोड़कर बैठ जाती है, पर वंश सिर्फ मुस्करा देता है। वह खाने लगता है, जो हल्का सा जला हुआ था, पर वह खाता है। उसकी नज़र सिर्फ राहत पे है, जो पूरी तरह से वंश को ऐसे देखने में अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। उसका खाना भी उसके गले से नहीं उतर रहा था। वही वंश राहत के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए अपना खाना खत्म कर देता है। इस बीच राहत भी अपना खाना खत्म करके वहां से किचन की ओर जाने ही वाली थी कि तभी वंश उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, आई वांट स्वीट। वही वंश की बात सुनकर राहत ना समझे, मैं बड़ी मासूमियत से, मैंने जैसे तैसे करके खाना तो बना दिया, पर मीठा मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। वंश राहत की नादानी भरी बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसके हाथ को खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है, जिससे राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करती है। उसके दोनों हाथ वंश के चेस्ट पर मौजूद हैं, जिससे वह दोनों के बीच 1 इंच का गैप ही रह जाता है। वंश राहत की इस हरकत पर सिर्फ मुस्कुरा देता है। वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर एक हाथ राहत के बालों के पीछे लेकर पहले उन बालों को सहलाता है, फिर वह राहत की नीली आंखों में देखकर उसे कस के पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे हर्ष किस करने लगता है। वह राहत के लोअर लिप्स को स्ट्रगल करते हुए बिट करने भी करता है। वही राहत वंश के चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर राहत की ताकत के सामने वंश की स्ट्रॉन्ग चेस्ट पर दीवार के सामने थी, दीवार जैसी थी। वह जितना भी खुद को दूर ढकेलने की कोशिश करती थी, वंश उसे अपनी ओर उतना ही खींच लेता था। वही वंश यह देखता था कि राहत को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह उसके ओंठों को छोड़कर उसके सर को अपने सीने पर लगाकर उसके बालों को सहलाने लगता है। वह जब यह महसूस करती है कि राहत की गर्म सांसें उसके होडी के अंदर से ही हैं, तो स्ट्रॉन्ग सीने से फील करता है, तो वह गहरी सांस लेती है। वह अपनी आंखें बंद करके राहत के बालों को सहला रहा था। वही अब तक राहत के हाथों में को भी छोड़ दिया था, जो राहत वंश के ब्लैक होडी को कस के पकड़े हुई थी। वही राहत अपनी आंखें कस कर बंद कर लेती है। ऐसा नहीं था कि वंश राहत की यह पहली किस हो, वह बहुत ही बार उसको किस कर चुका था, जिससे राहत को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। उसे पता नहीं क्यों एक अलग सी बेचैनी होने लगी थी। वही वंश अपनी आंखें खोलकर राहत की तरफ देखता है, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो वंश व राहत के बालों को सहलाते हुए अपनी शांत आवाज़ में, कैंडी, हाउ डू यू फील? आई नाउ यू मस्ट बी फीलिंग गुड, राइट? वंश की बेहुदा बातें सुनकर राहत अपना सर ऊपर करते हुए अपनी नीली आंखों में मोती जैसे आंसू लिए बड़ी मासूमियत से, आखिर तुम यह सब मेरे से क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें
जानती तक नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं यहाँ पर नई हूँ, मुझे पता नहीं है कौन कैसा है। और तो तुम। तभी वंश राहत के ओंठों पर अपनी उंगली रखकर सर्द आवाज में कैंडी चुप। फिर राहत के नज़दीक आकर अपनी टंग को बाहर निकालकर राहत के डेलिकेटेड एंड सॉफ्ट चिक लिप्स को लिंकिंग करते हुए उसके चिन को कस के पकड़कर उसकी नीली आंखों में देखकर वार्निंग भरी टोन में, आई लिंक्ड इट सो इट्स माइन कैंडी। और एक बात अपने मन में ही अच्छी तरह से लिख लो कि तुम सिर्फ मेरी हो। यू आर ओनली माइन, नेवर फॉरगेट दैट। कहते कहते वंश राहत के बालों को सहलाते हुए उसे अपने ऊपर से उठने का इशारा करता है। वही राहत जो वंश के बातों से शॉक के कारण फ्रीजी हो गई थी, वह जैसे वंश को कोई इशारा करते हुए देखती वह समझ नहीं पाती थी। वही वंश अपने दोनों हाथ सर के पीछे रखकर तिरछी मुस्कुराहट लिए, अगर तुम ऐसा ही बैठना चाहती हो तो तुम बैठ सकती हो, पर इससे ज़्यादा कंफर्टेबल फीलिंग तुम्हें बेड आ सकती है इफ़ यू वांट। यह सुनते राहत जल्दी से वंश के ऊपर से खड़ी हो जाती है, जैसे जब वो उसकी बातों का मतलब समझता है तो वह गुस्से से उसे घूरने लगी है। वह कुछ बोलने ही वाली थी, उससे पहले वंश उस कमरे की ओर जाते हुए, यू हैव 10 मिनट्स, जल्दी से आ जाना, मुझे लेट होने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कहते हुए वंश अंगड़ाई लेते हुए राहत के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। यह देखकर राहत के चेहरे का रंग भी उड़ जाता है। वही चेयर पर बैठकर राहत खुद से ही रोने सी शक्ल बनाकर, आखिर कैसे मैं इस बड़ी मुसीबत से में फंस गई। ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो भगवान ने इस शैतान को मेरे घर पर भेज दिया। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, और ऊपर से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कौन सा जादू मंत्र करता है क्या पता, और कमरे में तो ऐसे बुला रहा है जैसे इसका खुद का कमरा हो और मैं इसकी नहीं। नहीं तो जिंदगी भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। मुझे कुछ भी करके इससे छुटकारा पाना है। निकलने के लिए कोई तो कोशिश करनी पड़ेगी। कल हॉस्टल में जाकर पहले पूछती हूँ कि हॉस्टल कब तक ठीक हो रहा है, और मैडम से बात करके यहाँ से कोई दूसरा कमरा देखना पड़ेगा। ऐसे तो मैं यहाँ पर रह नहीं सकती। पता नहीं है कृपी मेरे साथ क्या क्या करेगा। कहते कहते राहत जल्दी से कमरे में काम करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके कमरे में जो है वह उसे छोड़ेगा तो नहीं। इसी वजह से वह जैसे तैसे 10 मिनट में सिर्फ 1 सेकेंड कम होता है तब तक कमरे के अंदर आ जाती है। जैसे ही कमरे के अंदर आती है तो देखती है वंश हाफ नेकर मीन्स शर्टलेस होकर बेड पर अपने एक हाथ से अपने सर को पकड़े आराम से लेटे, मतलब वह अब उसका खुद का ही बेड हो ऐसा लेटा हुआ था, और राहत को अपनी सिल्वर आइज से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो राहत को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। राहत को ऐसा लग रहा था कि वह अभी यहाँ से निकले, वह अपने पैर पीछे की ओर लेने ही वाली थी कि तभी वंश बुरा सा मुंह बनाकर ठंडी आवाज़ में, कम हियर माई मेडिसिन, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी वजह से मुझे नींद नहीं आती। देखो तुमने मुझे आदत लगा दी खुद की। अब आ जाओ, मुझे सोना है। अगर मेरी नींद पूरी ना हुई तो रात भर मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। कहते हुए वंश राहत को अपने साइड में लेटने का मतलब साइड वाले बिस्तर पर हाथ थपथपाते हुए उसे आने का इशारा कर देता है, जिससे राहत अपने धीरे धीरे में कदमों से वंश की तरफ आ जाती है। वह बेड से 2 कदम की दूरी पर खड़ी होकर अपने हाथों को आपस में उलझा है, अपने हाथों को रोल करते हुए अपने बेड को देखती है जो उसे एक उसका दुश्मन लग रहा है। राहत अपने बेड को ऐसे देख रही थी कि तभी वंश उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे राहत वंश के ऊपर गिर जाती है। तो वही वंश उसे अपने ऊपर लेटाकर उसके सर को अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाते हुए अपने एक हाथ को उसके सर के पीछे कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही राहत को खुद ऐसे वंश के शर्टलेस सीने से लगे हुए देखकर
बहुत अजीब लग रहा था। वह अपने सर को ऊपर करने ही वाली थी कि तभी वंश सर्द आवाज़ में, डोंट प्रोवोक मी, नहीं तो दर्द तुम्हें ही होगा। यह सुनते ही राहत कुछ नहीं कहती। उसकी आवाज़ उसके दिल में एक अलग सा डर पैदा करती है। वह शांति से अपना सर रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। कुछ ही वक्त बाद उसकी गर्म सांसें वंश को उसके सीने पर महसूस होती हैं, जिससे वंश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वंश अपनी नज़रें नीची करके राहत का चेहरा देख रहा है। उसके चेहरे को देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी कर उसके चेबी सॉफ्ट चिक्स को अपने अंगूठे से रब करते हुए, मैं जो चाहता हूँ उसे करके ही रहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ क्यों ना करना पड़े। कैंडी, देखो आज तुम मेरी बाहों में हो और सुकून के साथ सो भी रही हो, पर यह सब तब तक ही सुकून की नींद रहेगी जब तक तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश ना करो। तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना, वह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे हर एक रास्ते सिर्फ मुझसे ही शुरू होंगे और मुझ पे ही ख़त्म हो जाएंगे, माई कैंडी। फिर राहत के वालों को उसके चेहरे से हटाकर उसके मासूम चेहरे को देखकर छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, कहाँ था मेरा एडिशनल, मत बन जाना। देखो बन गई ना। अब मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा, पर जो करूँगा सही करूँगा। तुम कोई गलती मत करना। कहते कहते वंश राहत के बालों को सहलाते हुए उसे देखते हुए सो जाता है। वह वंश हो चुका था, किसी की नींद उसे की आंखों से ओझल हो चुकी थी। वही एक बड़े से वेला के अंदर तेजपाल सोफे पर बैठा हुआ और इस समय उसके सामने शराब की बोतल रखी हुई थी, जो आधी से ज़्यादा खाली हो चुकी थी। वही रवि दूसरी तरफ खड़ा तेजपाल को देख रहा था। वह इस समय अपना सर हिलाकर शांति से खड़ा था। तभी एक लड़का, उसकी उम्र करीब 26 साल की थी, जिसकी आंखें ब्राउन विद ब्राउन हेयर, अच्छी खासी जिम में बनाई हुई थी, मसल्स एंड स्ट्रॉन्ग चेस्ट, चेहरे से बेहद शांत और हैंडसम, कुल मिलाकर एक प्रिंसेस की तरह हो दिख रहा था। क्या सच में यह एक प्रिंस है? सीढ़ियों से नीचे आते हुए तेजपाल को देखकर, पापा, हाल क्या बना दिया आपने? आप इतने परेशान क्यों हो? यह और कोई नहीं, तेजपाल का दूसरा बेटा केविन महेश्वरी है, जो वंश का बड़ा भाई है। अगर देखा जाए तो तेजपाल को 3 बेटे हैं, जिसमें से बड़ा वाला संयम महेश्वर, जो करीब 30 साल का है, जो अभी पॉलिटिक्स के काम की वजह से अमेरिका गया हुआ है। यह तीनों ही सगे भाई हैं, बस फर्क इतना है कि वंश अपने दोनों भाइयों से बहुत अलग, और कैसे यह तो पता ही चलेगा। तेजपाल कैनविन को देखकर अपनी नशीली आंखों में आ गए। बेटा, तुम ही हो जो अपने बाप को समझते हो, और तुम्हारा एक छोटा भाई तो मुझे कभी खुश नहीं देख सकता, मेरी खुशी सहता नहीं है, ऐसा कहते हैं। वंश का नाम सुनकर केविन हैरानी से, क्या वंश बेला आया हुआ है क्या? तेजपाल गुस्से में चिल्लाकर, उसका नाम मत लो, उसकी वजह से मैं कभी खुश नहीं रह पाया। सारी गलती उसकी है। जब से वह मनहूस मेरी ज़िंदगी में आया, तब से मेरी खुशियाँ मानो मुझसे अलग कर दी हैं। अच्छा होता उसे जेल में ही रहता। कहते कहते तेजपाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वही कैल्विन तेजपाल के जाते हुए देख रहा था। उसके जाने के बाद वह रवि की तरफ देखकर, आखिर पापा वंश से इतनी नफरत क्यों करते हैं? रवि केविन की बात सुनकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, तुम जानते हो तुम दोनों में और वंश सर में क्या फ़र्क है? केविन ना समझी में, मतलब? रवि केविन की तरफ देखकर शातावाद में, तुम कितने साल बाद आए हो यहाँ पर? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा की यह शादी कितने नंबर की है? केविन बिना सोचे अपना सर ना में ही जाकर अपने हाथ ऊपर करके उदासी भरी आवाज़ में, मैं तो पूरा 22 साल के बाद यहाँ पर आया हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि पापा वंश से नफरत करते हैं, और वह तो कभी इस विला में आना तो दूर की बात है, वह बचपन से ही हमारे साथ रहा नहीं है।
उसे मैं कभी समझ नहीं पाया हूँ। पूरे 22 साल हो चुके हैं, कभी मिला भी नहीं हूँ। रवि एक गहरी सांस लेकर, 22 साल तुम जानते नहीं इस 22 साल में क्या कुछ हुआ है। और यह शादी तुम्हारे पापा की शायद 7वीं शादी है। तो सोचो कि वह नफरत क्यों करते हैं वंश से। बस इतना जान लो कि वह तुम दोनों भाइयों से अलग हैं। जैसे अपने मन में करना उसे बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से यहाँ पर आज तक नहीं है। दोनों से बेहद अलग, खुद की ज़िंदगी जी रहा है। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। वहीं रवि के जाने के बाद कैल्विन वहीं सोफे पर बैठकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, आखिर पता तो लगवाना ही पड़ेगा कि छोटे भाई के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वह ऐसा है। कुछ तो कहो इसके बारे में। जानकर इतना तो पता चला है कि बहुत ही अलग है हम दोनों से। अब भाइयों से ही बात करके छोटे भाई को मिलाना पड़ेगा। इतना कहकर कैल्विन अपने पॉकेट से सिगरेट को निकाल कर वहीं बैठे उसका कस लेने लगता है। तभी उसे कॉल आ जाती है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह बिना वक्त गवाए वहाँ से चला जाता है। वहीं सुबह का वक्त है। धूप की हल्की हल्की रोशनी राहत के चेहरे पर आ रही है, जिससे राहत अपनी आंखें खोल देती है। जब वह एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल नहीं करती है तो वह समझ सकती है कि वंश रूम में नहीं है, क्योंकि जब भी राहत उसके नज़दीक होती है तो वंश में से कोई एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम को आए हुए स्मेल करती रहती है। ऐसा लगता है उसे हमेशा ही एक अलग सी बेचैनी और डर का एहसास दिलाती थी। राहत बेड पर अलती पलती मारकर बैठ जाती है। वह खुद से ही पता नहीं क्या खाता है और इतना डराता है मुझे। कोई इतना कैसे किसी को डरा सकता है। लोग सच कहते हैं सुंदर चीज़ों पर कभी जाना नहीं चाहिए, क्या पता वह खतरनाक भी हो सकती हैं। पर यह तो एक प्रिंस की तरह दिखता है। पर कोई कह रहा था कि इसके अंदर एक डोमेन बैठा हुआ है। पता नहीं या मेरा पीछा कब छोड़ेगा। पर कुछ भी कहो यार, देखने में तो बहुत हैंडसम, पर बॉडी पर क्या हुआ। लगता है किसी ने बचपन में ही इसे बहुत पीटा होगा। कहते कहते राहत वंश की पूरी बॉडी को इमेजिन करने लगती है। वह इमेजिन कर ही रही थी कि तभी उसे कुछ याद आ जाता है। वह जल्दी से खुद को एक हल्का सा थप्पड़ मारते हुए अपनी गर्दन में ना हिलाते हुए, राहत तू पागल हो गई लगता है। आजकल तो तुम ठरकी होने लगी है। शर्म कर, लड़के को जानते भी नहीं और उसके बारे में इतना गंदा गंदा सोच रही है। उसे यहाँ से भागना है, बस मिस्टर क्रैपी के बारे में सोचना है। सच में मेरी जैसी ठरकी लड़की तो पूरी दुनिया में नहीं होगी। पर कर भी क्या सकती हूँ, मिस्टर क्रैपी है ही इतना हैंडसम कि मैं क्या कहूँ। तभी राहत के कानों में किसी की ठंडी आवाज़ आती, ओह रियली कैंडी, व्हाट आई नो, आई एम हैंडसम। पर अच्छा लगा तुम्हारे मुंह पर मेरे बारे में सुनकर। अक्सर इंसान पीठ पीछे ही लोगों के मुंह से उसकी सच्चाई निकलती है। देखो आज निकल गई। वैसे कैंडी, तुमने मुझे अभी तक यह नहीं बताया कि तुम्हें मुझे क्या पसंद है। विच पार्ट ऑफ माई बॉडी डू यू लाइक कैंडी, आंसर मी। यह सुनते ही राहत अपना पूरा चेहरा लाल हो जाता है। उसके क्रैपी चेक्स वार्निंग रेड होने लगते हैं, जिसे वह अपने दोनों हाथों में छुपा लेती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अपनी जुबान पर काबू नहीं रखी। क्या चारों तरफ उसने देखा। आप उसे अपनी बातों पर इतना गुस्सा आ रहा था, ऊपर से शर्म से पानी पानी हो जा रही थी। वही वंश अपनी टी शर्ट को निकाल कर राहत की तरफ बढ़ाते हुए, कैंडी आंसर मी कहते कहते राहत उसके नज़दीक आ जाता है, जिससे राहत अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। राहत के चेहरे को देखकर वंश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसके हाथों को पकड़कर अपने 6 एप्स पर आकर के उसे फहराते हुए कान में उसकी गर्म हवा छूटे, क्या यह। फिर उसका हाथ नीचे की ओर लेकर जाकर दूसरे ऐप पर उसके कान की लिंकिंग करते हुए, क्या यह।
कहते कहते वह नीचे की ओर ले जाता है। तभी राहत को कुछ महसूस हो जाता है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। वह अपनी आंखें खोलकर वंश को देखने लगती है, तो वह वंश अपनी टेढ़ी गर्दन करके राहत को देखकर उसके हाथों को फ्रेश करने ही लगता है। राहत की आंखों अब बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसे पूरा चेहरा जलने सा लगता है। राहत बहुत खिसिया जाती है, पर कर भी क्या सकती थी। तभी राहत उसके हाथों को कस कर पकड़ लेता है, उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे राहत अपनी आंखें कस कर बंद कर लेती है। उसकी धड़कन बढ़ने लगती है, वह हैवी हैवी ब्रेथ लेने लगती है, जिससे उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो जाती है, जो वंश के चेस्ट को प्रेस कर रही है, जिससे महसूस करके वंश और नीचे झुकने लगता है, जिससे राहत अपनी आंखें और कस के बंद कर लेती है। तभी वंश उसके चेहरे पर एक फूंक मारकर अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए, डोंट वरी कैंडी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा जब तक तुम मेरी बातों को मना करो कि और मैं दूर जाने के बारे में कभी सोचना भी नहीं। कहते हुए वंश राहत के बालों को सहलाते हुए अपनी गर्दन को टेढ़ी कर राहत के मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है। वह एक सांस लेकर वहाँ से उसके ऊपर से उठकर अपनी टी शर्ट को अपने हाथों में लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए, जल्दी से फ्रेश हो जाना, जाओ खाना रेडी है, इतना कहकर वंश वहाँ से चला जाता है। वही वंश की बॉडी की फ्रेजेंस को राहत जैसे स्मेल नहीं करती है, तो उसके सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेकर, मिस्टर क्रेपी ना, सच में मेरी जान एक दिन ले ही लेगा। तभी राहत को किसी का कॉल आ जाता है, जिससे राहत की नज़र अपने मोबाइल की तरफ चली जाती है, तो वह जल्दी से अपने मोबाइल को हाथ में लेती है। कॉलर आईडी पर किसी का नाम देखती है, तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आने लगती है। वह जल्दी से दरवाजे को बंद कर लेती है, जिससे वंश रूम में ना आ जाए, और वह सीधा बालकनी की तरफ चली जाती है। राहत बालकनी में आकर कॉल उठाकर मुस्कुराते हुए, अंकल कितने दिनों बाद आपने कॉल किया, क्या कुछ पता चला? राहत की बात सुनकर वह शख्स एक गहरी सांस लेकर, बेटा अभी तक कुछ नहीं पता चला है। तुमने मैंने पहले ही कहा था कि यह सब कुछ खतरनाक है। तुम अपनी जिद को छोड़ो और सब कुछ बोलकर अपनी नई फैमिली के साथ नई दुनिया, नई जिंदगी शुरू करो। यह सुनते ही राहत उदास भरी आवाज़ में, पर अंकल मुझे जाना है, मेरे पापा को किसने मारा है? आखिर क्या गलती थी उनकी? आप तो जानते हैं ना मेरे पापा कैसे थे। मैंने यहाँ तक कि उनका चेहरा भी नहीं देखा था। आपकी वजह से मुझे पता चला कि पापा के बारे में उनकी सच्चाई। तो आप ऐसे कैसी बात कर सकते हैं? वह शख्स राहत को समझाते हो, राहत बेटा मेरी बात समझो, वह लोग बहुत खतरनाक हैं, और वैसे भी अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में तुमसे मिलता ही नहीं तो तुम्हें कभी या नहीं पता चलता। तो तुम यही सोचो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम नई ज़िंदगी शुरू करो। मैं यह सब नहीं जानता, मेरी भी एक फैमिली है, तुम समझ नहीं रही हो ना। मैं ये गलती कर दूँ तो मेरी पूरी फैमिली की ज़िंदगी के साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। यह सुनते ही राहत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने आंसू को पोंछते हो, अंकल आप भी तो एक मेरे पापा के दोस्त हैं, कुछ तो मदद कीजिए। आपको नहीं लगता कि पापा को न्याय मिलना चाहिए? आखिर मुझे तो पता चले कि मेरे पापा को किसने मारा है, कौन है उनका कातिल जिसने मुझे अनाथ बनाया है। राहत की बात सुनकर वह शख्स कुछ सोचते हुए, बेटा मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पर एक शख्स है जिसे मैं जानता हूँ, वह तुम्हारी मदद करेगा ना? यह नहीं पता, पर जिस जगह पर वह रहता है वह बहुत खतरनाक है। इस पर राहत बिना देर किए, आप मुझे उसके बारे में बताइए। आखिर मैं मुंबई इसी वजह से आई हूँ कि मैं अपने पापा के कातिल को ढूंढ सकूं। मैं अपने पापा को न्याय देने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनते ही वह शख्स को सोचते हुए, बेटा वह जगह सेफ नहीं है, रेड लाइट एरिया है, वहाँ पर लड़कियों का जिस्म बेचा जाता है, और तुम एक लड़की हो, यह बहुत रिस्की हो जाता है। मैं
नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर जाओ। अगर कुछ दूसरा रास्ता होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यह सुनते ही राहत एक पल के लिए शांत हो जाती है। फिर एक गहरी सांस लेकर, आप मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए, मैं उसे कल मिलने चली जाऊंगी। यह सुनकर वह शख्स कुछ कहने ही वाला था कि राहत जल्दी से कह देती है, अंकल आप मुझे अगर बेटी मानते हो तो मेरा साथ दीजिए। यह सुनते ही वह शख्स एक गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए, एक काम करते हैं, हम दोनों ही वहाँ जाते हैं, पर उससे पहले तुम खुद को ब्लैक कपड़े में कवर अप करो कि जिससे तुम्हें कोई पहचान नहीं पाए। नहीं नहीं, इससे बेहतर तुम एक लड़का ही बनकर मेरे साथ चलो। इससे एक बात अच्छी होगी कि कोई तुम पर बुरी नज़र नहीं डालेगा, और मैं तो सेल्फ तुम्हें इंसान के पास भेज दूँगी, जिसके बाद हम उससे बात कर काम ख़त्म कर देंगे। वह क्या मदद करता है। यह सुनते ही राहत अपना सर हिलाते हुए मुस्कुराकर, ठीक है हम कल शाम को मिलते हैं, इतना कहकर कॉल कट कर देती है और जल्दी से तैयार होकर रूम से बाहर निकलती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। दरअसल सामने डाइनिंग टेबल की चेयर पर एक के ऊपर दूसरा पैर डाले बोन्स बैठा हुआ है। उसकी आंखें इस तरह हद से ज़्यादा ठंडी हो चुकी हैं। वह अपनी आंखें छोटी करके राहत को देख रहा था। वही राहत डाइनिंग टेबल पर इतना सारा खाना देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह डाइनिंग टेबल पर सजे खाने को देखकर, तुम्हें खाना बनाना भी आता है? उस राहत की बातों को पूरी तरह से अनदेखा करके अपनी जगह से खड़े होकर राहत के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे राहत 2-3 कदम पीछे ही होने वाली थी कि तभी वंश राहत को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे राहत की हालत खराब हो जाती है। उसकी धड़कन बढ़ने लगती है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में, तुम कर क्या रहे हो? देखो अब फिर से तुमने ऐसे ऐसी हरकतें की ना तो। तभी वंश राहत के ओठों पर उंगली रखकर शांत आवाज में, चुप कैंडी, कितना बोलती है, मुझे ज़्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, ऐसा बोलता है। राहत चुप हो जाती है। इस पर राहत कुछ नहीं कहती है। वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी वंश को देखने लगती हैं, क्योंकि वंश के ऐसे देखने भर से ही थी। राहत के अंदर कुछ ऐसा होता है, उसके मुंह से कुछ शब्द बाहर निकलने को नहीं होते हैं। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कोई उसको जंजीर से बांध रहा है ना जाने क्यों उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती है। वही वंश राहत की नीली आंखों को गौर से देखता है। उन आंखों के नीचे हल्का हल्का गुलाबी जैसे आने लगा है। उसकी आंखें भी हल्की हल्की लाल हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर वंश सर्द आवाज़ में, वेयर यू क्राई, वेयर यू क्राई। वंश की बात सुनकर राहत को कुछ देर पहले ही बात याद आने लगती है, जब वह बातें करते समय रो रही थी। तो वह जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए, नहीं नहीं, मैं क्यों रोने लगी? ऐसा क्या हुआ जो मैं रो दूंगी? वंश राहत की नीली आंखों को देखता है, जो अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहे थे। वही वंश सोचते हुए मुस्कुराकर, आई डोंट नो वट। लोग तब अपनी नज़रें चुराते हैं जब उनकी चोरी पकड़ी गई हो। यह सुनते ही राहत जल्दी से वंश के सिल्वर आइज में देखने लगती है। ना जाने क्यों उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। तभी वंश राहत की हालत को देखकर उसे चेयर पर बैठाकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके, लायर लायर लायर, आई डोंट लाइक कैंडी। तुम्हें पता है, जो इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता, वह कभी झूठ बोलता है ना तो उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती है। पर तुम्हें पता है, मेरी कैंडी मुझसे झूठ बोलेगी? ऐसा कभी हो सकता है नहीं ना? आई एम राइट ना? इस पर राहत कुछ नहीं कहती है, बस खाना खाने लगती है। वही वंश भी खाना खा रहा था। तभी वह कुछ सोचते हुए राहत की तरफ देखकर, बहुत दिन हो गए मैं तुम्हें से पुराना कपड़ों में देखकर ना बहुत बोर हो चुका हूँ। क्यों ना आज शॉपिंग करने के लिए चलें? राहत जो खाना खा रही थी, वंश की बात सुनकर
उसका खाना उसके गले में अटक जाता है और वह जोर जोर से खांसने लगती है। वही वंश राहत की ऐसी हालत को देखकर उसे पानी देते हुए बोला, कैंडी आराम से खाओ, खाना कहीं भाग कर नहीं जा सकता। मुझे पता है मैं खाना बहुत अच्छी तरह से बनाता हूँ, पर ऐसे मत खाओ कि मेरी कैंडी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तुम बहुत बुरी हो। कहते हुए वंश बच्चों की तरह मुंह बनाकर राहत को देखने लगता है। वही राहत खाने को देखकर एक गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत कर वंश की तरफ देखते हुए बोली, खाना तो तुम्हें अच्छा बनाया है, पर तुम्हारी बातें किसी को भी मारने के लिए काफ़ी हैं। और वैसे भी तुम्हें किसने कहा कि मुझे नए कपड़ों की ज़रूरत है। मैं जैसी भी हूँ वैसे कपड़ों में बहुत अच्छी हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। वंश राहत की बात को सुनकर अपनी गर्दन दाएं बाएं करने लगता है, फिर बिना देर किए उसके बालों को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे राहत को दर्द होने लगता है। तभी वंश उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नज़दीक करके अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़कर ठंडी आवाज़ में बोला, कैंडी इट इज़ बैड मैनर्स। कोई अगर बातें अच्छे से बात कर रहा हो तो उसे भी अच्छे से बात करनी चाहिए। कहते कहते वंश गुस्से में राहत को देख ही रहा था। वही राहत की आंखों से आंसू आ रहे थे क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह दर्द भरी आवाज़ में बोली, प्लीज़ लीव मी, यू हर्ट मी। यह सुनकर वंश राहत की बाल तो छोड़ता है पर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नज़दीक कर देता है। इस समय राहत के आंखों से आंसू आ रहे थे। उन आंसुओं को देख कर एक गहरी सांस लेकर अपनी टंग को निकाल कर राहत के उन आंसुओं को लिंकिंग करने लगता है। वह उसकी आंखों को देखकर अपने शांतावाद में उसके बालों को सहन लादने लगता है। नेक्स्ट टाइम बोलने का तरीका बदला हुआ नज़र आना चाहिए मुझे। अगर गलती से भी मुझे डिसरिस्पेक्ट करने के बारे में सोचा तो पनिश यू कैंडी। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों को शॉपिंग के लिए जाना है। इतना कहकर वंश बिना राहत की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। वही राहत सिर्फ उसे जाते हुए देख ही रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस पर वह कर भी क्या सकती थी। उसके हाथ में तो जैसे कुछ था ही नहीं। वह जैसे तैसे खुद को शांत करके कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ ही वक्त बाद वह नीचे आ जाती है तो देखती है कि वंश अपनी बाइक पर बैठा हुआ अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा है। इस समय उसने हेलमेट पहना हुआ था। उसे देखकर वह एक गहरी सांस लेकर उसके नज़दीक चली जाती है। वही जब वंश अपनी पहचानी परफ्यूम को स्मेल करने लगता है तो अपना मोबाइल अपनी जेब में डाल लेता है। वह राहत को देखकर आंखों से ही उसे बैठने का इशारा कर देता है तो राहत को ना चाहते हुए भी बैठना पड़ता है। वह उसके बाइक पर बैठकर अपने दोनों हाथों से दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। करीब 1 घंटे के बाद बाइक एक बड़े से लॉन्ड्री मॉल में सामने खड़ी हो जाती है। राहत उस मॉल को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वंश ने उसे क्यों लाया वहाँ पर। दरअसल राहत को वंश के बारे में कुछ नहीं पता था। वंश उसे इतना लगता था कि वह एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता होगा। वही राहत पूरे मॉल को देखकर, हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। वंश मॉल को देखते हुए, स्विमिंग करने। वंश की बात सुनकर राहत न समझे, मैं मॉल में, कौन स्विमिंग करता है। वंश राहत को ऊपर से नीचे तक देखता है। वह बेवकूफ़ को मुस्कुराते हुए, तो मॉल में क्या करते हैं। राहत बिना सोचे समझे जल्दी से, ओह आपको शॉपिंग करने आते हैं लोग। वंश राहत की बातों पर सिर्फ मुस्करा देता है। वही राहत को अब समझ आता है कि उसने क्या पूछ लिया है, पर फिर भी वह उसकी तरफ देखकर, पर यहाँ पर तो कपड़े बहुत महंगे होंगे, हम कहीं और से ले सकते हैं। वंश राहत की बात सुनकर देखने लगता है। उसे समझने में देर नहीं लगती। राहत को उसके बारे में कुछ नहीं पता है।
और वह बात समझते हुए वंश राहत का हाथ पकड़कर अपने नज़दीक करके उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर, लगता है तुम मेरे बारे में जानती नहीं, इसी वजह से तुम ऐसी बात कर रही हो। पर डोंट वरी कैंडी, वक्त के साथ तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वंश आखिर है कौन, आखिर क्या करना चाहता है वंश राहत के साथ। क्या मॉल में राहत शॉपिंग करेगी कि नहीं करेगी, इस पर अंश का क्या रिएक्शन रहेगा। क्या उसके पास जिस अननोन नंबर से उसके अंकल का फ़ोन आया था, उसके पिता का कत्ल किसने किया है उसका पता लगा पाएगी। क्या उसे वंश रेड लाइन एरिया में जाने देगा। क्या वह उसके घर से उससे बिना बताए जा सकती है। अगर जाते भी है तो वंश उसको कैसे पनिशमेंट करेगा, क्या पनिशमेंट देगा, क्योंकि वह अपनी नज़रों से 1 मिनट के लिए भी राहत को ओझल नहीं होने देता है। और झूठ झूठ तो राहत उससे बोल ही नहीं सकती है, और बिना बताए राहत उसको कैसे जाती है। इन सारी चीज़ों का हम एपिसोड 7 में देखेंगे। धन्यवाद।